नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन जो है कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ का आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये रहेगा कि कोई बोली जब व्यापक रूप में प्रयुक्त होने लग जाती है तो उसमें साहित्य रचना जो है वो होने लगती है और तब वह बन जाती है। यानी वो क्या बन जाती है, इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। सोचिए जल्दी से। चलिए मैं इसका बता देता हूँ, आपने सोच लिया होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भाषा। यानी व्याकरण या साहित्य रचना जब भी किसी भाषा में होती है, कि जब भी किसी बोली में होती है तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और जब तक वो बोली रहती है तब तक उसमें किसी भी प्रकार की रचना जो है वो नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का व्याकरण उसका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को काम में लेते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई? जिन ध्वनि चिन्हों को आप काम में लेते हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका अर्थ है लिपि। यानी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को आप काम में लेते हो उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 कि रामू की लड़की तो गाय है, यह वाक्य है, यह वाक्य इस वाक्य में शब्द शक्ति है। यानी शब्द शक्ति कौन सी है? देखो रामू की लड़की तो गाय है, तो यहाँ पर गाय जो शब्द आया है क्या वास्तव में वो गाय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो गाय। तो यहाँ पर देखिए रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया है। सोच लिया होगा आपने कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए इसका राइट आंसर है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है उसमें रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जो है अर्थ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे गाय जो शब्द है, गाय जो शब्द है वो वास्तव में गाय नहीं है, यानी गाय के जैसा भोला भाला स्वभाव है उसका। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि रूढ़ि या परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ अगर लिया जाता है तब लक्षणा होती है। किसके अनुसार, किसके आधार पे? रूढ़ि या परंपरा के आधार पे। तो आपको पता होगा कि लक्षणा के दो भेद होते हैं, एक होती है प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरी होती है अपनी रूढ़ि लक्षणा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है रूढ़ि। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 5 की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, तो यहाँ पर देखिए एक तो ए की भी आवृत्ति हो रही है, आप अनुप्रास भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंधकार रूपी अमावस्या, अमावस्या कैसी है? अंधकार के जैसी है। तो यहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार। क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। और बीच में अगर सा सी से सम सदृश आदि आते तब यहाँ पर हो जाता तब यहाँ पर जो था वो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? अंधकार अमावस्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मनु माँ सास भरी अनुराग जमुना जल लोटड डोले काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए ये शब्द आया है मनु, मनु मनहु जनु जनहु, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस में आते हैं? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर जो बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर देखिए मनु मनहु जनु जनहु इस प्रकार के जो शब्द अगर आपको कहीं पर भी दिख जाएंगे तो वहां पर आपको सीधा ही क्या कर देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे कि लुट्टन के कितने पुत्र थे? लुट्टन के कितने पुत्र थे? तो कितने थे भाई? लुट्टन के पुत्र थे 2। नाम उनके नहीं पूछेगा क्योंकि नाम अपने जो किताब है उसमें भी नहीं दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न कि पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा कौन सी मानी जाती है? तो पत्रकारिता की आधुनिक विधा जो है वो अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है वो आपको बतानी है। तो इंटरनेट पत्रकारिता या फीचर जो पत्रकारिता है वो वर्तमान की आधुनिक विधाओं के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि यशोधर बाबू के पत्नी और बच्चे रिश्तेदारों की उपेक्षा क्यों किया करते थे? क्या रिश्तेदारों के प्रति उनका लगाव नहीं था? चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा कि उनका रिश्तेदारों की तरफ जो था वो लगाव नहीं होने के कारण जो है वो उपेक्षा किया करते थे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किशनदा की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? किशनदा गुरु माने जाते हैं किसके? यशोधर बाबू के। तो उनकी मृत्यु का मुख्य कारण जो था वो पाठ में क्या बताया गया था? तो इसका एक ही कारण था कि अकेले होने के कारण बुढ़ापे में सेवा करने वाला उनका कोई नहीं था, इसलिए जो है टेंशन में आके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा 11वां प्रश्न है कि जूझ पाठ के लेखक के छात्र जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल उन्होंने जो था बहुत अच्छा काम किया था पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करके। तो यहाँ पर देश की इसका राइट आंसर जो रहेगा कि निरंतर पढ़ने में रुचि और लगन रखने की प्रतिभा का विकास जो होता है वो किस प्रकार होता है, वही हमको प्रेरणा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 12 कि जूझ पाठ के में लेखक को मास्टर जी ने किस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रेरणा दी थी? गुरु जी ने प्रेरणाएं दी थी, मोटिवेट किया था, कौन सी थी भाई? तो मास्टर जी ने जो है आसपास गांव है, खेत है, फसल है, फल है, फूल है, पशु है, पक्षी है
आदि पर कविताएं लिखने की ओर प्रेरित किया था, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग हैं तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आती रहती हैं और उन्हीं पर जो है इन्होंने कविता रचना का काम जो करने का जो है सलाह दी थी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 13 कि तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो एक तो होगा रामचरितमानस और दूसरा है बरवे रामायण। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो होता है 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 15वां प्रश्न, यशोधर बाबू के गुरु कौन थे। ये मैंने आंसर पहले ही बता दिया था, अगर आपके ध्यान में है तो सोच लीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा किशनदास। किशनदास जो थे वो यशोधर बाबू के गुरु भी माने जाते हैं। चलिए 16वां प्रश्न है कि शीर्ष के वृक्ष की तुलना किससे की गई है। शीर्ष का जो वृक्ष है उसकी तुलना किससे की गई थी। तो उसकी तुलना जो थी वो की गई थी अवधूत से। किससे की गई, अवधूत से की गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा 17वां प्रश्न है कि विभाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विभाषा या जिसका शॉर्टकट नाम है बोली, विभाषा कह दो, बोली कह दो, ठीक है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो आपको बताना है। भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मी, और लक्ष्मी ने उसे कह के पुकारा करते थे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19वां प्रश्न कि महादेवी वर्मा और भक्तिन के मध्य किस प्रकार का संबंध था। किस प्रकार का था भाई, तो नौकर और मालिक का जो संबंध था वही उनके बीच में था। चलिए 20वां हमारा प्रश्न है कि चांद सिंह कहाँ का पहलवान था। चांद सिंह जो था वो कहाँ का पहलवान था भाई, तो कहाँ का था, पंजाब का। चलिए मैंने यहाँ पे आपको कुल 20 प्रश्न बताए हैं, आपके कितने सही हुए हैं मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एक विशेष बात और बता दूं कि अपना परिवार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपका सहयोग जो है वो हमेशा मेरे साथ बना रहे, इसी कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।